नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नहीं है, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में 2 विधेयक किए जाएंगे पेश, वहीं राज्यसभा में बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर होगी चर्चा। लोकसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किए जाएंगे। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत प्राधिकरणों और समितियों की भूमिका में अधिक स्पष्टता लाई जाएगी। इस विधेयक के जरिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का प्रावधान भी इसमें मौजूद है। लोकसभा में आज गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 पर होगी चर्चा। यह विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। राज्यसभा में आज बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक 2024 को उच्च सदन में 9 दिसंबर को चर्चा के लिए लाया गया था। इस विधेयक के माध्यम से बैंकिंग से जुड़े कई पुराने अधिनियमों में संशोधन किए जाना है। विधेयक को लोकसभा से 3 दिसंबर को पारित किया गया था। राज्यसभा में विभिन्न स्थायी समितियों से संबंधित प्रतिवेदन और विवरण भी पेश होंगे। प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का विवरण पेश करेंगी। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में ध्वनि मत से रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया गया। विधेयक में रेलवे बोर्ड तथा उसके स्वतंत्र रूप से कार्य निष्पादन के अधिकार को बढ़ाने का प्रावधान है। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 के सभी प्रावधान इस विधेयक के माध्यम से रेलवे अधिनियम 1989 में समाहित करने का प्रस्ताव है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस विधेयक को लाने का उद्देश्य कानूनी ढांचे को सरल बनाना है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्ष में रेलवे ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और तृणमूल कांग्रेस की सांसद कल्याण बनर्जी के बीच हुई तीखी बहस। कल्याण बनर्जी ने सिंधिया को लेडी किलर कहा। इस आपत्तिजनक शब्द को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही से बाहर करने का आदेश दिया। सदन में दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सदन में भाजपा महिला सांसदों ने टीएमसी सांसद की भाषा पर आपत्ति जताई और उनसे माफी मांगने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर संविधान का अपमान करने का लगाया आरोप। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगियों ने निर्वाचन आयोग और ईवीएम को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए जनहित याचिका दायर करने की योजना बनाई। संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान भारत दौरे पर हैं। शेख अब्दुल्ला दोनों देशों के बीच रणनीतिक वार्ता और संयुक्त आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच वाणिज्य, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार रात नई दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। महाराष्ट्र सरकार में अब तक फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार ने शपथ ली है। राज्य में फडणवीस सरकार का अब मंत्रिमंडल विस्तार होना है। किस दल को कौन सा विभाग मिलेगा, इस पर लगी है सभी की निगाह।
जम्मू के रियासी जिले में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। यहां के माहौर में सुरक्षा कर्मियों ने एक आतंकवादी ठिकाने से हथियारों और गोला बारूद के बड़े जखीरे का पता लगाया। आतंकवादी ठिकाने से एक AK असॉल्ट राइफल, 400 से अधिक राउंड वाली इसकी 3 मैगजीन, 2 पिस्तौल, 14 राउंड वाली 2 मैगजीन और 4 हथगोले बरामद। राजस्थान के दौसा में 3 दिन पहले 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 5 साल के मासूम आर्यन की मौत। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बुधवार देर रात आर्यन को बोरवेल से निकालकर अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और भारत के न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली ट्रेन मिताली एक्सप्रेस लगभग 5 महीने बाद भारत लौटी। दोनों देशों के विदेश सचिवों की बैठक के बाद ट्रेन के डिब्बे वापस भारत लाए गए। मिताली एक्सप्रेस 17 जुलाई को न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका पहुंची थी। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में फैली अशांति के कारण ट्रेन ढाका में खड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट में आज उपासना स्थल अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई। एक याचिका में इस कानून को धारा 2, 3 और 4 को रद्द किए जाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधान किसी व्यक्ति या धार्मिक समूह के पूजा स्थल पर पुनः दावा करने के न्यायिक समाधान के अधिकार को करते हैं बाधित। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का दौर जारी। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम और इससे सटे मध्य भाग में अगले 3 दिन तक शीतलहर चलने की चेतावनी दी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और साथ ही कश्मीर में हो रही बर्फबारी से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली NCR समेत समूचे उत्तर भारत में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। दिल्ली में ठंड बढ़ने की वजह से बेघर लोग ले रहे हैं आश्रय घरों का सहारा। वहीं दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोग जगह जगह अलाव जलाकर शीतलहर से बचने की कोशिश करते दिखे। मौसम विभाग के अनुसार 14 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग इलाकों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की आशंका। मौसम विभाग ने कहा तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में तेज वर्षा होने की संभावना। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर चेन्नई समेत तमिलनाडु के 12 अन्य जिलों में आज स्कूल बंद। इसके अलावा पुडुचेरी और कराईकल में भी स्कूल कॉलेज आज बंद रहेंगे। मुंबई और उसके आसपास के ज्यादातर हिस्सों में आज भी छाई है धुंध की पतली परत। विजिबिलिटी पर पड़ा असर। वहीं वायु की गुणवत्ता बनी हुई है मध्यम श्रेणी में। सर्दी के आगमन के साथ ही गुजरात के सूरत में प्रवासी पक्षियों का भी आगमन हो चुका है। सूरत के भूरे सिर वाले गुल और साइबेरियाई समुद्री प्रवासी पक्षियों का झुंड देखा गया। तापी नदी और आसपास के परिसर में बड़ी संख्या में इन पक्षियों का झुंड लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना। इन पक्षियों को देखने और कैमरे में कैद करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं सैलानी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत के बैंकिंग सेक्टर पर दिए गए बयान को झूठा और आधारहीन करार दिया। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे जारी। आप देखते रहिए DD न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया?
मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्स पर भारत के बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन का बचाव किया है और जोर देकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ऐतिहासिक सुधारों और मजबूत नीतियों के माध्यम से अभूतपूर्व तरक्की की है। वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार के समय फोन बैंकिंग का सहारा लेकर बैंकों पर दबाव बनाया गया, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई। निर्मला सीतारमण ने बताया कि मोदी सरकार ने पीएसबीज का पुनः पूंजीकरण के तहत 3.26 लाख करोड़ की सहायता प्रदान की, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हुई और जनता का विश्वास बहाल हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भू राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और राजनीतिक अनिश्चितताओं से जूझ रहे वैश्विक वातावरण में स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर दिया जोर। संजय मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई नीतिगत मामलों में स्थिरता को प्राथमिकता देना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि बैंक मौजूदा वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य के जवाब में सतर्क रहेगा। वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 में 7% रहने का अनुमान। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के साथ ही आने वाले वर्षों में भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। केंद्र सरकार ने ईपीएफ खाताधारकों के हित में लिया बड़ा निर्णय। अगले साल की शुरुआत में पीएफ खाताधारक अपने पीएफ की रकम सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे। सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव सुमिता डाबरा ने कहा कि इस पहल से पैसे निकासी की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। हालांकि एटीएम से केवल वही पैसा निकलेगा जिसके लिए कर्मचारियों द्वारा क्लेम फाइल किया गया होगा। केंद्र सरकार ने खुदरा और रिटेल व्यापारियों के लिए गेहूं भंडारण की सीमा को घटाया। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों के मुताबिक थोक व्यापारियों के लिए गेहूं के भंडारण की सीमा 2000 मीट्रिक टन से घटाकर 1000 मीट्रिक टन हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के योगदान पर बात करते हुए कहा कि ऑटोमोबाइल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी में रेवेन्यू देती है। नितिन गडकरी ने साथ ही कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी योगदान दे रही है। वहीं इस इंडस्ट्री ने अब तक 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा रोजगार दिए। घरेलू और विदेशी कंपनियां अगले 6 वर्षों में भारत के इलेक्ट्रिक वाहन और सहायक उद्योगों में करेंगी 3.4 लाख करोड़ रुपए का भारी निवेश। कोलियर्स इंडिया ने रिपोर्ट में कहा है कि 2030 तक ईवी की संख्या 30% करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में प्रगति सुस्त रही है। देश में कुल वाहनों में ईवी का हिस्सा 8% है। जेएलएल इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का रियल एस्टेट 2024 के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है, जिसमें शीर्ष 7 शहरों में 5 लाख करोड़ रुपए मूल्य की 3 लाख आवास इकाइयों की बिक्री होगी। कोका कोला ने अपने बॉटलिंग कारोबार यूनिट हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड में 40% हिस्सेदारी जुबिलेंट भारतीय ग्रुप को बेची। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत के चाय निर्यात में हुई तेजी। चाय बोर्ड के मुताबिक मूल्य के हिसाब से 13% बढ़कर 3,403 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 3,007 करोड़ रुपए था। चाय बोर्ड के मुताबिक इस अवधि के दौरान चाय का निर्यात करीब 9% बढ़कर 122 मिलियन किलोग्राम से अधिक हो गया है, जबकि पिछले वर्ष यह करीब 113 मिलियन किलोग्राम था। बांग्लादेश की एक अदालत ने पुजारी चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका खारिज की है। बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता दास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
चड़गांव मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने कहा कि याचिका इसलिए खारिज कर दी गई है क्योंकि दास के पास अपनी ओर से किसी वकील का लेटर ऑफ अटॉर्नी नहीं था। उनके वकील सुभाषीष शर्मा सुरक्षा कारणों से 3 दिसंबर को सुनवाई में नहीं हो सके थे शामिल। अमेरिकी जनरल की निगरानी में लेबनान से इजरायली सैनिकों की पहली वापसी हुई है। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के एक शहर से पहली बार वापसी की है और संघर्ष विराम समझौते के तहत उनकी जगह लेबनानी सेना ने ले ली है। लेबनान के प्रधानमंत्री ने इसे युद्ध विराम के फैसले के तहत मौलिक कदम बताया। इस समझौते के तहत लेबनानी सैनिक 60 दिनों की अवधि में इजरायली सेना की वापसी के साथ दक्षिण लेबनानी में तैनात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सीरिया में एक सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए पश्चिमी एशिया के लिए हुए रवाना। बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि एंटनी ब्लिंकन समावेशी, जवाबदेह और प्रतिनिधि सीरियाई सरकार के लिए अमेरिका के समर्थन को दोहराने के लिए पश्चिम एशिया के लिए हुए हैं रवाना। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने अपने मार्शल लॉ के आदेश का बचाव करते हुए उसे अपने शासन का एक कार्य बताया। साथ ही उन्होंने विद्रोह के आरोपों से भी किया इनकार। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने विपक्ष के महाभियोग के प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित बताया। इसके अलावा उन्होंने पिछले सप्ताह लिए गए चौंकाने वाले फैसलों की जांच को भी खारिज कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की नवीनतम विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2017 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और मौतों में 69% की कमी आई। रिपोर्ट के मुताबिक देश में मलेरिया मरीजों की संख्या 2017 में करीब 64 लाख थी, जो 2023 में 69% की गिरावट के साथ 20 लाख रह गई है। इसी अवधि में मलेरिया से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या भी 11,100 से 68% घटकर 3,500 पर आ गई है। सिंगापुर में चल रहे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के 14वें राउंड में भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन आमने सामने होंगे। अब तक खेले गए 13 दौर के मैच के बाद दोनों खिलाड़ी 6.5 अंक लेकर बराबरी पर हैं। ऐसे में आज होने वाले फाइनल मैच में जीत के साथ गुकेश के पास सबसे युवा विश्व चैंपियन बनने का होगा मौका। भारतीय महिला स्क्वॉश टीम वर्ल्ड स्क्वॉश टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में आज संयुक्त राज्य अमेरिका से भिड़ेगी। इससे पहले बुधवार को खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मैच में भारतीय महिला स्क्वॉश टीम ने 9 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। वहीं वर्ल्ड स्क्वॉश टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम वर्ल्ड स्क्वॉश टीम चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के सामने होगी। वर्ल्ड स्क्वॉश टीम चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में भारतीय पुरुष टीम ने 5वीं वरीयता प्राप्त मलेशिया के खिलाफ जीत दर्ज करके अंतिम 8 में प्रवेश किया। महिला जूनियर एशिया कप में भारतीय टीम आज अपने चौथे और आखिरी मैच में थाईलैंड से भिड़ेगी। इससे पहले खेले गए लीग के तीसरे मैच में टीम इंडिया को चीन के हाथों 1-2 से हार झेलनी पड़ी। भारत की ओर से एकमात्र गोल दीपिका ने 56वें मिनट में किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम को तीसरे वनडे में 83 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 298 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में मंधाना की शानदार पारी के बाद भी टीम इंडिया लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की घोषणा कर दी गई है। फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फैंटिनो ने घोषणा की है कि सऊदी अरब 2034 पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा। यहां ले रहे एक और छोटा सा ब्रेक के बाद भी फटाफट खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते एक बार फिर से आगे।
आर्सेनल ने चैंपियंस लीग के लीग मैच में मोनाको को 3-0 से हरा दिया। आर्सेनल की ओर से 34, 78 और 98 मिनट में गोल हुए हैं। मोनाको पर जीत के बाद आर्सेनल टेबल में तीसरे स्थान पर आ गई है। यूएफए चैंपियंस लीग में एटलेटिको मैड्रिड ने स्लोवन ब्रातिस्लावा को 3-1 से हरा दिया। एटलेटिको मैड्रिड की ओर से ग्रीजमैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे। अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर पैट्रिस मोटसेप ने मोरक्को को स्पेन और पुर्तगाल के साथ 2030 विश्व कप के सह मेजबान के रूप में नामित किए जाने पर बधाई दी। सऊदी अरब को 2034 फीफा विश्व कप की मेजबान मिलने के बाद रियाद में फुटबॉल प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रशंसकों ने आतिशबाजी और ड्रोन शो के साथ इस फैसले का किया स्वागत। स्विस तैराक नोए पोंटी ने बुडापेस्ट में 2024 वर्ल्ड एक्वेटिक्स शॉर्ट कोर्स स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। अभिनेता धनुष अपनी दूसरी हॉलीवुड फीचर फिल्म को कर लिया उन्होंने साइन। इस बार धनुष अमेरिकी अभिनेत्री सिडनी स्विनी के साथ स्क्रीन करेंगे साझा। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 के दौरान प्रियंका चोपड़ा ने अगले साल एक बॉलीवुड फिल्म में काम करने का किया खुलासा। हॉलीवुड अभिनेता डेवेन जॉनसन उर्फ रॉक ने फिल्म बेवॉच में प्रियंका के साथ अपने अभिनय को किया याद। साथ ही बॉलीवुड फिल्मों के प्रति अपने प्यार भी किया व्यक्त। साउथ अभिनेता मोहनलाल की आगामी फिल्म बारोज का 3D ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म 25 दिसंबर को दुनिया भर में होगी रिलीज। मुंबई में हुए फिल्म बारोज की ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अक्षय कुमार सहित कई सितारे आए नजर। इस फिल्म के जरिए मोहनलाल ने निर्देशन में पहली बार हाथ आजमाया। निर्देशक विकास बहल ने की फिल्म क्वीन 2 की पुष्टि। विकास ने बताया कि फिल्म का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। वहीं इस बार भी कंगना रनौत मुख्य भूमिका में आएंगी नजर। फिल्म पुष्पा 2 अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। साथ ही इससे एक सप्ताह में ही वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म पुष्पा 2 की कमाई के दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लेने से खुश फिल्म के अभिनेता अल्लू अर्जुन और निर्देशक सुकुमार आज दिल्ली से शुरू कर रहे हैं धन्यवाद यात्रा। अल्लू अर्जुन ने तेलंगाना हाईकोर्ट में एक अपील दायर कर अपने खिलाफ दर्ज किए गए उस मुकदमे को खारिज करने की अपील की है जिसमें एक सिनेमा घर में भगदड़ के चलते एक महिला की हो गई थी मौत। अभिनेता बालकृष्ण और निर्देशक बोयापति श्रीनु ने शुरू की फिल्म अखंड 2 थांडबम की शूटिंग। फिल्म को 25 सितंबर 2025 को दशहरा के खास मौके पर किया जाएगा रिलीज। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स 24 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म रिलीज से पहले फिल्म के निर्देशकों ने मसूरी में एक भव्य प्रमोशनल नंबर रिलीज करने की योजना बनाई। अभिनेता अर्जुन कपूर ने अपने करियर को एक चुनौतीपूर्ण दौर पर बात करते हुए कहा कि उनके करियर में एक दौर ऐसा था जब उन्हें फिल्म ही देखना छोड़ दिया था। अभिनेता राघव लॉरेंस फिल्म बेंज में निभाएंगे मुख्य भूमिका। फिल्म जिसका निर्देशन बकिया राज कन्नन करेंगे। फिल्म आजाद का पहला गाना बिरंगे हुआ रिलीज। फिल्म में रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी और अजय के भांजे अमित देवगन साथ आएंगे नजर। और दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री सारा बानो ने निमोनिया से जूझने के बाद प्रगति का किया खुलासा और अपने स्वास्थ्य अपडेट साझा करते हुए किया उन्होंने खुलासा और अब उनका ध्यान फिजियोथेरेपी और रिकवरी पर है। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।